जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का हमारे भूगोल पृथ्वी हमारा आवास अध्याय नंबर 1 इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 के हमारे अतीत को जाना है। आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। आइए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह और जिस पे हम लोग रहते हैं वो पृथ्वी। पृथ्वी भी एक ग्रह है। ये सूरज के चारों ओर आसमान में घूमता है और इसी के बारे में जानेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी की क्या भूमिका है। आइए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आकाश का मतलब यहां आसमान की बात कर रहा है। आप ऊपर की ओर देख सकते हैं। आसमान में पहले 1 या 2 चमकीले बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। मतलब कह रहा है जब आप शाम में आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको शुरुआती के समय में कुछ 1-2 बिंदु दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा आपको आसमान में असंख्य छोटे छोटे बिंदु दिखाई पड़ेंगे। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब ये जो तारे आसमान में टिमटिमाते हैं ये सब एक जैसे नहीं टिमटिमाते हैं। कुछ ज़्यादा टिमटिमाते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा रंग बिरंगे होते हैं और कुछ ना के बराबर टिमटिमाते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। मतलब जो कुछ नहीं टिमटिमाते हैं ये बिल्कुल जैसे चंद्रमा दिखता है वैसे ही ये शांत एकदम दिखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मतलब कह रहा है कि आप पूरे महीने में 1 बार ही ऐसा देख सकते हैं जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखेगा और उस रात्रि को पूर्णिमा कहा जाता है। वहीं 15 दिनों के बाद फिर से 1 महीने का 15वां दिन के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा रहेगा, चंद्रमा दिखेगा नहीं और उसे अमावस्या कहा जाता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अच्छी तरीके से अवलोकन कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। मतलब कह सकते हैं कि वो तारे, वो चांद हर समय उसी जगह पे है। जैसा हम लोग को रात में दिखता है वैसे दिन में भी होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के बढ़ जाने के कारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। मतलब हम लोग कह सकते हैं आसमान में जितनी भी चीजें हैं, जैसे दिन में सूर्य दिखता है, रात में चंद्रमा, तारे और अन्य चमकीले पिंड जो दिखाई पड़ते हैं उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकारों वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। मतलब कह सकते हैं जो गैस से बना हो और बहुत बड़ा हो और ऊष्मा और प्रकाश देता हो उसे तारा कह सकते हैं। सूर्य भी इसी प्रकार का एक तारा है। अब यहां देखिए एक एक्टिविटी दे रहा है, आओ कुछ करके सीखे। इसके लिए कुछ करने के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। चरण 1, पहला काम है कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। कागज पर वृत्त के क्षेत्र से सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच के सामने की तरफ रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबड़ बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज के बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरे सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदु को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाहर अदृश्य हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि
इस एक्टिविटी करके जान सकते हैं कि कैसे दिन में सूर्य के आ जाने की वजह से ये छोटे छोटे तारे आंखों से ओझल आ जाते हैं। इस सारी एक्टिविटी करके आप जान सकते हैं। आप यहाँ चित्र 1.1 देख सकते हैं, सप्तर्षि एवं ध्रुव तारा। आप जानते हैं रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आसमान में जो अनगिनत तारे हैं ये सूरज के जितना ही बड़ा है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। चूंकि हम इनसे बहुत दूर रहते हैं, इस वजह से ना ही इसका प्रकाश हम लोगों तक सही से पहुंच पाता है, ना ही इसकी ऊष्मा पहुंच पाती है, और कह सकते हैं कि ये देखने में भी हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। मतलब अगर हम सामने से देखें तो कोई चीज बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर बहुत दूर चला जाए तब हमें वो काफी छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक यही कंडीशन तारों के साथ होता है। तारे भी काफी बड़े हैं, लेकिन हम लोग उसे काफी दूर से देखते हैं, जिसके वजह से हमें ये छोटा महसूस होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तर्षि। सप्तर्षि का मतलब होता है सप्त यानी सात, और ऋषि का मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में आप उसी को देख सकते हैं। आपने परिवार या पड़ोसी से किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तर्षि मंडल के संकेतक 4 तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कैसे सांकेतिक तारे पे इंडिकेट कर रहा है, और उसी को सीधा अगर बढ़ाया जाए तो वो ध्रुव तारा को इंगित कर रहा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। मतलब जिसमें ऊष्मा नहीं होती, प्रकाश नहीं होता है, और अन्य खगोलीय पिंडों से अगर ये प्रकाश या ऊष्मा लेते हैं तो उसे ग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने पृथ्वी को देख सकते हैं, जिसपे हम सभी लोग रहते हैं। ये पृथ्वी के पास अपना ना ही ऊष्मा है और ना ही प्रकाश है। ये दूसरे पिंडों की मदद से चमकता दिखाई पड़ता है। जैसे पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है, कह सकते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। मतलब कह सकते हैं कि अभी हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो ये काफी बड़ी हम लोगों को दिखाई देती है, लेकिन यहाँ से हम लोग जब चांद को देखते हैं तो हमें काफी छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर हम चांद पे चले जाएं और वहां से पृथ्वी को देखेंगे तो ये भी काफी छोटी दिखाई पड़ेगी, और इसमें जो चमक है वो प्रकाश सूर्य के वजह से होता है। अब यहाँ पे कुछ रोचक जानकारियां दे रहा है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब चित्र 1.2 में आप देख सकते हैं सौर मंडल स्रोत। मतलब यहाँ सबसे बीच में आपको सूर्य दिख रहा है, चित्र में आप देख सकते हैं, और यहाँ बता रहा है सौर मंडल में पृथ्वी सबसे बीच में आपको सूर्य दिख रहा है, और सूर्य के चारों ओर देखिए बहुत सारे ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे चक्कर लगा रहे हैं। वैसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। अब यहाँ क्षुद्र ग्रह का एक पट्टी देख सकते हैं, उसके ऊपर है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, और बाहर आपको नेपच्यून दिख रहा होगा, और इन लोगों का चित्र के साथ इनकी दूरियां भी बता रहा है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि दूरी यहाँ मिलियन किलोमीटर में बता रहा है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, और यहाँ पे
सबसे पहले सूर्य से बुध की दूरी 58 मिलियन है। उसके आगे आप देख सकते हैं शुक्र की दूरी 108 मिलियन है। और उसके बाद पृथ्वी 150 मिलियन वर्ष दूर है। उसके बाद मंगल 228 मिलियन वर्ष, और बृहस्पति 778 मिलियन, और शनि 1427 मिलियन, यूरेनस 2869 मिलियन, और नेपच्यून 4496 किलोमीटर मिलियन कह सकते हैं कि इन लोगों के बीच की दूरियां बता रहा है। अब नीचे जान लेते हैं इस आंकड़े में कि बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 28 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन, मतलब इसको अपने अक्ष पर घूमने में 59 दिन लगते हैं। और सूर्य के चारों ओर जब ये पूरा तरीके से घूमता है तो इसमें 88 दिन का समय लगता है। वहीं दूसरा शुक्र के बारे में बता रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है, और अपने अक्ष पे घूर्णन इसका 243 दिनों में होता है। तीसरा पृथ्वी के बारे में बता रहा है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन, मतलब ये पूरा एक बार घूमने के लिए इसको 1 दिन लगता है, और 365 दिन में ये पूरे तरीके से कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूम जाता है। उसके बाद है मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में ये पूरा घूमता है, और अपने अक्ष पे घूर्णन 1 दिन लगता है, जैसे पृथ्वी पर 1 दिन घूमने में लगता है। दूसरा चंद्रमा की संख्या, इस पे चंद्रमा की संख्या 2 है, और पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या 1 है। पांचवा बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल कह सकते हैं, और अपने अक्ष पे घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53, मतलब कह सकते हैं कि बृहस्पति 9 घंटे 56 मिनट में एक बार ये पूरा घूम लेता है। साथ ही इसमें चंद्रमा की संख्या, इस पे 53 चंद्रमा है, जैसे पृथ्वी पर 1 चंद्रमा है। छठा शनि, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, यानी शनि को एक बार पूरा चक्कर लगाने के लिए 29 साल 5 महीने लगते हैं, और अपने अक्ष पे घूमना 1 दिन इसको घूमने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है इस पर। उसके बाद सातवां है यूरेनस, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है इस पे। फिर नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, चंद्रमा की संख्या 13 है। अब यहाँ पे ग्रहों की 2 कैटेगरी बांट रहा है। जैसे सूर्य के कुछ ग्रह नजदीक होते हैं, उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। वही बता रहा है कि सूर्य के बहुत नजदीक हैं, ये चट्टानों से बने हुए हैं। लेकिन बाकी आप बाहर की ओर देख सकते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर जो बना हुआ है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, मतलब कह सकते हैं कि पानी जैसे पदार्थ और गैस की मात्रा होती है। लेकिन सूर्य के जो सामने ये कुछ ग्रह दिख रहे हैं, शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, ये सभी ठोस पदार्थों के हैं, यानी चट्टानों के बने हुए हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, मतलब कह सकते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उसे ग्रह कहा जाता है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए इसे उपग्रह कहा जाता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। अभी हम लोगों ने जाना कुछ के पास बहुत सारे चंद्रमा हैं। अब हम लोग जानते हैं सौर मंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। मतलब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसलिए इसका हेड, मुखिया हम सूर्य को मानते हैं। और इसमें 8 ग्रह होते हैं, और इन ग्रहों के अपने अपने कई उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चांद है, और साथ ही कई अन्य खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे तारे वगैरह के बारे में कह सकते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, कुछ उल्का पिंड होते हैं। इन सभी चीजों को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। अब आइए जान लेते हैं, ऊपर एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे, मतलब सौर से हम लोग कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आगे बता रहा है, शब्द की उत्पत्ति,
ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा में लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जी शब्द का मतलब होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ये पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। देखिए यहाँ जियो है, फिर लॉजी, मेट्री और आयड। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री का अध्ययन होता है पृथ्वी का मापन, और जियोऑइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। इस तरह से आप तीन बातें जाने। अब फिर हम लोग इधर आ जाते हैं कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य लवी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब कह सकते हैं कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बीच में स्थित है। इसके चारों ओर अभी हमने बताया कि बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और सबसे अधिक गर्म गैसों से सूर्य बना हुआ है। उसके बाद इसमें जो खिंचाव बल है वो सौरमंडल को बांधे रखता है। मतलब सूर्य हर एक ग्रह को अपनी तरफ खींचता है और अन्य ग्रह भी एक दूसरे को खींचते हैं। आप विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का नियम जाने होंगे कि हर एक चीज को कोई वस्तु अपनी ओर आकर्षित करता है, तो यहाँ वही बात बता रहा है, रखता है, जिसके वजह से सभी अपने अक्ष पे घूमते रहते हैं, ये कभी आगे पीछे नहीं होते हैं। साथ ही बता रहा है कि सूर्य जो है वो सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब सौरमंडल अभी हमने जाना कि सौरमंडल में जितने भी चीजें आते हैं जैसे ग्रह, उपग्रह, इन सभी को ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त होता है। उसके बाद बता रहा है कि यह जो सूर्य है उससे पृथ्वी बहुत नजदीक है, लेकिन फिर भी ये दूरी काफी बड़ा है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब हम लोग जानते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। मतलब जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है और ये 8 ग्रह का नाम यहां दिया जा रहा है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम याद रखने का एक आसान तरीका भी है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अज नट्स। इस लॉजिक से आप सूर्य के सारे ग्रहों को अंग्रेजी में नाम याद कर सकते हैं। एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। लगा सकते हैं विश्व के जितने देश हैं ये सभी ब्रह्मांड मतलब आसमान में जो चीजें, उन लोगों के रहस्य को जानने के लिए लोग जुटे हुए हैं। अब इधर आ जाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। मतलब कह सकते हैं जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इनके बीच एक गैपिंग होता है। हमने चित्र 1.3 में देखा था और इसमें आप जाकर देख सकते हैं जो सौरमंडल का परिवार हमने जाना था, उन सभी ग्रहों के बीच में जो दूरियां होती है ये उसी दूरी के बीच का पालन करते हुए चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं और उसे ही कक्षा कहा जाता है, जो एक वृत्त जैसा बनता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। मतलब जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के जैसा ही, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। जैसे एक ही साथ जब 2 जन्म लेते हैं तो उन्हें जुड़वा कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 203 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब सूर्य और ग्रह के बाद हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मतलब अगर सूर्य को केंद्र में रखा जाए, दूरी मापा जाए तो ये तीसरे नंबर का ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यानी जो 8 ग्रह थे उनमें आकार की दृष्टि से देखें कि किसका साइज कितना बड़ा है तो ये 5वें नंबर पे आता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है।
मतलब आप चित्र में देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है इसके दोनों कोने की तरफ थोड़ा थोड़ा चपटा दिखता है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, मतलब जैसे गोला एक आकृति का नाम है, त्रिभुज एक आकृति का नाम है, उसी तरह पृथ्वी के जो समान आकार होते हैं उससे भू-आभ कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का आकृति है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी पर रहने के लिए जीवन है, लोगों को पीने के लिए पानी है, सांस लेने के लिए वायु है, साथ ही ना अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा। इसलिए पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह माना जाता है लोगों के जीवन जीने के लिए। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब एक पृथ्वी के बराबर 4 चंद्रमा होते हैं। 4 चंद्रमा के अगर मिला दिया जाए तो एक पृथ्वी का निर्माण होगा, इस तरह समझ सकते हैं। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है तो ये उसी को उपग्रह कहते हैं। और यहाँ पे पृथ्वी के ही उपग्रह चंद्रमा की बात किया जा रहा है। साथ ही हम लोगों ने जाना था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि 3 लाख अगर उसमें उधर हटा दिया जाए तो वहां से 12 लाख किलोमीटर पड़ेगा चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी। अब यहाँ चित्र 1.4 रॉकेट का प्रक्षेपण, दूसरा रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और तीसरा उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। मतलब उपग्रह जैसे चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है और लोग रॉकेट बनाकर आसमान में कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए जो उपग्रह बनाते हैं रॉकेट के द्वारा, उसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। और यहाँ मानव निर्मित उपग्रह का एक कक्षा में प्रवेश बता रहा है। जब ये आसमान में चला जाता है तो वहां आंतरिक बलों के कारण वहीं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। यहाँ ऊपर एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट लग जाता है। अब एक और जानकारी दे रहा है रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करें कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो हाँ, बिल्कुल गया है। नील आर्मस्ट्रांग के बाद कह सकते हैं राकेश शर्मा ऐसे थे जो भारतीय थे और वे चंद्रमा पे गए हुए थे। यहां साइड में कुछ बातें बता रहा है। उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा, मानव निर्मित उपग्रह ये कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारियां प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेटों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडस्यूट इत्यादि हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उसे रॉकेट के द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाता है जहां ये पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं और पृथ्वी के बारे में जानकारियां बताते हैं। साथ ही संचार माध्यम, मतलब आज जो हम लोग फोन वगैरह से बात करते हैं, जो आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है या भी जो भी चीजें हैं, इसी माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाता है। ये भारतीय उपग्रह हैं जैसे इनसेट, IRS, एडस्यूट इत्यादि। ये भारतीय उपग्रह हैं जो आसमान में यानी पृथ्वी के चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। अब यहां एक सवाल पूछ रहा है कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हम कह सकते हैं जीव हो या पौधा हो, उससे हवा, मिट्टी, जल,
और बहुत सारे मूलभूत चीजें जरूरी होते हैं जिससे वह जीवित रह सकता है और विकास कर सकता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इनकी सतह पे पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। मतलब बता रहा है कि जिस प्रकार पृथ्वी पे जीवन अनुकूल है उस प्रकार से चंद्रमा पे लोग नहीं रह सकते, क्योंकि वहां का जो पर्वत यानी पहाड़ है वो गड्ढे हैं। अब जानते हैं क्षुद्र ग्रह। चित्र 1.5 में आप देख सकते हैं तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में आप जाकर फिर से देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। मतलब कह सकते हैं कि जैसे अपना पृथ्वी है और किसी प्राकृतिक आपदा के वजह से पृथ्वी का एक बड़ा भाग पृथ्वी से टूट जाए तो वही क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब जानेंगे उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कोई उल्का पिंड बगैर जले हवा के साथ अगर वो नहीं जल पाता है और उसी तरह गिर जाता है तो जिस जगह पे गिरता है उस जगह पे पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यही पट्टी आकाश गंगा, मिल्की वे भी कह सकते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, आप चित्र 1.6 में देख सकते हैं आकाश गंगा। इसमें कई सारे सूर्य हैं। उन कई सारे सूरजों के अपने अपने ग्रह हैं और उन कई ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। इन सारे चीजों को मिलाकर आकाश गंगा बनता है। इंग्लिश में इसे मिल्की वे भी कहा जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो बहुत ही एक छोटा सा अंश है। साथ ही सूर्य के जैसे कई सारे और भी सूर्य हैं जहां पे इसी तरह के कई सारे ग्रह हैं और उन ग्रहों के पास अपने उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है। इस प्रकार से आकाश गंगा का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं आकाश गंगा हमारी सोच से परे है, बहुत बड़ा है। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब देखिए यहां एक बात बता रहा है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पे हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पे विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र का आपके स्थान कहां है? मतलब कह सकते हैं आप चित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है या आप हैं और उसके बाहर इससे पूरा पृथ्वी बना हुआ है और ये पृथ्वी किसी सौर मंडल में, जैसे अभी हम लोग सूर्य के पास रहते हैं, इस सूर्य मंडल में कई ग्रह हैं जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। अब ये इस तरह के कई सारे सौर मंडल, कई सारा सूरज ग्रह उपग्रह से बना हुआ आकाश गंगा में असंख्य सौर मंडल हैं। अब ये असंख्य आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हैं, तो सोचिए कि कितना बड़ा है और हम लोग कितने छोटे पॉइंट पे हैं। अब इस तरह से हम लोग इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आइए इसमें हम लोगों ने जो जो बातें पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने जाना सौर मंडल में पृथ्वी मतलब सूर्य को अगर केंद्र में रखा जाए तो पृथ्वी की क्या स्थिति है। उसके बाद हम लोगों ने पूर्णिमा, अमावस्या यानी कि चांद के 15 दिनों का एक भाग जो होता है जिसमें चांद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहा। उसके बाद जो
अंधेरे वाला भाग होता है जिस समय हमें चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, उसे अमावस्या कहा जाता है। फिर सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय में चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। और तारे भी इसी तरह से होते हैं। तारा भी एक प्रकार का सूर्य ही है जो रात के समय में चमकता है, लेकिन काफी दूर होने की वजह से ये हमें काफी छोटा दिखाई देता है। उसके बाद हम लोगों ने नक्षत्र मंडल के बारे में जाना। इसमें हमने जाना कि तारों के विभिन्न समूह द्वारा विभिन्न विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसी में एक नक्षत्र मंडल का नाम दिया हुआ है अर्सा मेजर या बिग बियर भी इसी को बोला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सप्तर्षि नक्षत्र मंडल के बारे में जाना, जो कि अर्सा मेजर का ही एक भाग है। फिर ध्रुव तारा के बारे में जाना कि रात्रि के समय में कैसे लोग जैसे दिन में सूर्य को देखकर दिशा का पता करते हैं, उसी तरह रात्रि में ध्रुव तारा को देखकर लोग दिशा का पता करते थे। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, साथ ही उनमें अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है, इन्हें ग्रह कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सूर्य को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के बारे में जाना। ये ग्रह दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में जो है वो ठोस चट्टानों से बने हुए हैं, और बाह्य ग्रह जो है वो द्रव और गैस से बने हुए हैं, साथ ही काफी आकार में बड़े होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हर एक ग्रह के पास कितने चंद्रमा हैं, कितने समय में ये एक कक्षा पूरा करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं सूर्य का, और कितने समय में अपने आप को गोल घुमा लेते हैं, यानी जैसे पृथ्वी पर दिन रात होता है उस तरह इन्हें घूमने में कितना समय लगता है। उसके बाद हम लोगों ने सौर मंडल के अनेक भागों के बारे में पढ़ा, जैसे सूर्य ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। और फिर इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद हमने जाना कि इन सारे से आकाश गंगा बनता है, और इस तरह की असंख्य असंख्य आकाश गंगाएं हैं जिनसे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक करें, साथ ही अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, और इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।